हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक्स ग्रेड 6 का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेसन नंबर 20, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट, विलेजेस की तरक्की एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोग वहां पर कैसे सरकार चलाते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत एक खेती-बाड़ी करने वाले लोगों का देश है, मतलब एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। जब हमारी आजादी हुई थी 1947 में, उस टाइम पे लगभग 90% जो हमारी लोगों की पॉपुलेशन थी वो विलेजेस यानी कि पिंड में रह रहे थे, गांव में रह रहे थे। लेकिन अगर आप आज की डेट में बात करो कि कितने लोग विलेजेस में रह रहे हैं, वो सिर्फ 75% रह गए हैं। और आज अगर हम गिनती करें कि कितने विलेजेस हैं इंडिया में, वो लगभग 6 लाख विलेजेस है हमारी कंट्री के अंदर। इसीलिए इंडिया को बोला जाता है लैंड ऑफ विलेजेस, यानी कि गांव या पिंड की धरती। कुछ जो विलेजेस हैं वो किसी टाउन के आसपास, जहां डेवलपमेंट हो गई है, तरक्की हो गई है, उसके आसपास बसे हुए हैं। और काफी विलेजेस, गांव, पिंड रिमोट यानी कहीं दूर दुरादे के एरिया में बसे हुए हैं, मतलब काफी दूर। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो विलेज है, जो गांव है, वो ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे छोटी फॉर्म है, मतलब सबसे छोटा जो सेक्शन है पॉपुलेशन में, जैसे सोसाइटी है, उससे जरा सा बड़ा जो है उसे हम एक विलेज बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया, भारत एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। आपकी बुक में इंडिया में दी गई है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, वो गलत है। आज की डेट में इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप ये नई इंफॉर्मेशन याद रखना, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8। तो इन सब की जो प्रशासन है, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे विलेजेस का, वो एक कॉमन सरकार तो कर नहीं सकती। टॉप वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके स्कूल में सिर्फ एक प्रिंसिपल, वो हर क्लास में जाके हर किसी का होमवर्क तो चेक नहीं ना कर सकते। तो आप ये लेके चलो कि आपका जो स्कूल है वो कंट्री है और उसमें छोटे छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। वैसे ही हमने ये समझा है कि पूरे देश को चलाने के लिए ठीक है एक सरकार हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों की प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए हमें 2 भाग करने पड़ेंगे। तो इंडिया, भारत के संविधान के हिसाब से इंडिया में सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है टॉप पे। इंडिया में 2 प्रकार की गवर्नमेंट है। एक टॉप पे जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंटर की, और एक होती है स्टेट्स की। तो इसे हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म, मतलब 2 लेवल पे डिवाइडेड। एफ से याद रखना, एक एफ की डंडी ऊपर वाली सेंट्रल की और एक नीचे वाली डंडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, अब जितनी स्टेट्स है मतलब उतनी स्टेट गवर्नमेंट। 28 स्टेट्स का मतलब 28 स्टेट गवर्नमेंट। अब हर स्टेट बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो सकती है, पर हर स्टेट का जो हेड है वो भी जाके घर घर में जो उनकी प्रॉब्लम है वो नहीं देख सकते। तो स्टेट को भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। अब इंडिया जो एक लोकतंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है प्रशासन करने के लिए या लोगों को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, एक विलेज में, उसे हम पंचायत बोलते हैं।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने विलेज पंचायत के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये जो विलेज पंचायत है, असल में सेंट्रल और स्टेट को पीछे कर दो। विलेज पंचायत जो है वो पंचायती राज का सबसे छोटा पद्धर है। 3 लेवल पे होता है पंचायती राज, 1, 2, 3। पंचायती राज सबसे छोटे लेवल पे जो होता है उसे हम बोलते हैं विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के ऊपर आ जाता है ब्लॉक समिति, या फिर हम उसे बोलते हैं पंचायत समिति, और उसके भी ऊपर तीसरे लेवल पे हमारे पास आ जाता है जिला परिषद। मैं एक और बार बता रही हूं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसे हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं, दोनों को हटा दो। स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट के नीचे 2 लेवल्स और है जिनको हम पढ़ रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट को मिला के 3 लेवल की गेम बनती है जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं। सबसे छोटे लेवल पे विलेज में पंचायत होती है, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति, या फिर हम बोलते हैं ब्लॉक समिति, मतलब कुछ विलेजेस को, गांव को मिलाकर ब्लॉक बन जाता है, और ब्लॉक्स को मिलाकर ऊपर के लेवल पे बन जाता है जिला परिषद। तो जो हमारा पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति है वो विलेज, गांव और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट के छोटे छोटे हिस्से थे और गांव के बीच में जो कनेक्शन बनाया जाता है वो बनाया जाता है किसके द्वारा? पंचायत समिति, या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉक समिति। मैंने अभी तक आपको इतना समझाया। अब जो जिला परिषद है उसे हम जिला पंचायत भी बोलते हैं। पंचायत, फिर आप बोल सकते हो पंचायत समिति, या फिर तीसरे लेवल पे आ जाता है जिला परिषद या जिला पंचायत। तो ये जो ढांचा है इसे हम बोलते हैं रूरल, यानी कि गांव की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज इन इंडिया। ये इंडिया में काफी देर से चल रहा था, बट अब क्योंकि विलेजेस बदल रहे हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पंचायती राज में 3 हिस्से आते हैं। सबसे नीचे पंचायत, उससे ऊपर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पे जिला पंचायत या जिला परिषद। अब हम बात करते हैं कि नई नई स्टेट्स बनती रहती है इंडिया के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं? 28। किताब में 29 दिए, किताब में 29 स्टेट्स दिए। अब हम बात करेंगे चेंजिंग फेस ऑफ द विलेज की जो गांव हैं उनमें बदलाव कैसे आ रहे हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया पे, जब रूल कर रहे थे, उससे पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। मतलब जो गांव थे वो अपने में संपूर्ण थे, बाहर किसी पे निर्भर नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब बाहर से ब्रिटिशर्स आए, हम पे रूल करना शुरू कर दिया, तो ये उनका देश तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जितना मुनाफा इनसे कमा सकते हैं, लोगों से इनसे टैक्स लेते हैं, जितना इनसे अपना सामान उगवा सकते हैं जिससे बहुत मुनाफा हो वो भी उगवाते हैं, बेशक इनकी जमीन बंजर हो जाए। तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारे से इतना पैसा लेना शुरू कर दिया कि हमारे जो गांव की हालत थी लोगों की वो खराब हो गई। दया थोड़ी खाते थे वो लोग कि चलो इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो तुम रहने दो। तो उनकी पैसे की नीतियां इतनी खराब थी, इतना पैसा वो हमारे किसानों से, फार्मर से लेते थे कि ये लैंड का, तुम्हारी जमीन के ऊपर जो टैक्स तुमने देना है वो इतना होगा, और इतना ज्यादा टैक्स लेते थे। उसके बाद अपनी फायदे वाली फसलें उगवाते थे जिससे जो फार्मर्स हैं वो अच्छी फसल नहीं उगा सकते थे, पैसे नहीं कमा सकते थे, और उनकी जो जमीन है वो ब्रिटिशर्स की फसलें उगा के बंजर हो गई थी। तो बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया हमारे गांव को। और आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो गांव हैं
वो खुद पे निर्भर नहीं हो सकते, संपूर्ण नहीं है। अब जब इंडिया की आजादी हुई, भारत की आजादी हुई, तो हमारे जो गांव थे जिनको इतना निचोड़ा गया था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, कहीं पे भी कोई भी अंगूठा लगवा लेता था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा था उनके राइट्स के बारे में, हकों के बारे में, बीमारी बहुत ज्यादा थी। जब इतनी रुकावटें हो रही थी तो जो हमारे गांव थे वो तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि रुकावटें आ रही थी ना। जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाए रास्ते में तो गाड़ी की स्पीड रुक जाती है ना, पीछे को चली जाती है, आगे को तो नहीं जाती। तो भारत की सरकार ने आजादी के बाद हर मुमकिन कोशिश की कि ये जो रुकावटें आ रही हैं गांव के लोगों को, इसको हटा दिया जाए एक एक करके। जैसे 8वीं तक फ्री एजुकेशन देनी शुरू कर दी सब सिटीजन्स को, सब नागरिकों को। यहां तक कि बड़े लोग जो भी पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई के सेंटर खोल दिए गए। और खेती बाड़ी की जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए एक खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटी खोल दी। पंजाब की अगर बात की जाए तो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो लुधियाना में है। लुधियाना में ही जगह है यूनिवर्सिटी जहां पर रिसर्च की जाती है खेती बाड़ी से रिलेटेड। यहां रिसर्च में यह बताया जाता है कि किस तरीके से ज्यादा फसल अच्छी उगाई जा सकती है, बेहतर बीजों को बनाया जा सकता है, और फार्मर्स को, किसानों को अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस, यानी कि उनको ज्ञान दिया जाता है कि आप ये करोगे तो बेहतर होगा, ये करोगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। और उधर से यूनिवर्सिटी बनाने के अलावा सरकार जो गरीब हमारे किसान हैं उनको कम रेट पे बीज दे रही है, खाद दे रही है, जो कीटनाशक हो रहे हैं वो प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कम रेट पे, सब्सिडी मतलब कम रेट पे दिया जाता है एक सिस्टम के द्वारा, जिसे हम कहते हैं पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सिस्टम, जिसे हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बोला जाता है जिससे किसानों को जो जरूरत की चीजें हैं वो कम रकम पे, कम रेट पे दी जाती है। फिर सरकार ने एक और चीज सोची कि जो जमीन छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई है, उससे अनाज अच्छा तो आएगा नहीं, बहुत थोड़ा आएगा जो ना के बराबर होगा। तो उन्होंने बोला कि तुम सब जिनके पास छोटी जमीन है वो सब अपनी जमीन इकट्ठी कर लें और मशीनों का इस्तेमाल शुरू करें, जिससे जो उपज है वो अच्छी हो जाएगी। यही आपकी बुक में अंग्रेजी में लिखा है, गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट यानी जोड़ना शुरू कर दिया छोटे छोटे हिस्से जमीन के, और ये बोला कि अरे चलो मैकेनाइज कर लो, मशीनें यूज करनी शुरू कर दो। अब जो गांव में लोग रह रहे थे उनके लिए सरकार ने क्या काम किया, तो किसानों के लिए किया, बच्चों के लिए एजुकेशन दे दी, पढ़ाई फ्री कर दी। तो जो गांव में लोग रह रहे थे वहां पर उन्होंने कोशिश की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इन सबको भी पढ़ाया जाए। इसके अलावा वहां पर हॉस्पिटल खोल दिए गए गांव में, जहां पर अच्छे डॉक्टर बिठाए गए, ताकि अगर गांव में कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, तो लोगों को बहुत दूर तक ना जाना पड़े, उनका इलाज वहीं हो जाए। और साथ के साथ वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रशासन, चलाने के लिए, अच्छा बेहतर करने के लिए, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, मॉडर्न विलेजेस बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले गए। अब वो कैसे, आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी, प्रशासन कैसे बेहतर होगा, सोशल स्टेटस कैसे बेहतर होगा। विलेज से सबसे पहले एक सड़क बनाई गई, क्योंकि सड़कें नहीं होती थी, जो स्टेट हाईवे को जोड़ती है, सीधी सड़क, आप सीधा स्टेट हाईवे पे पहुंच जाओगे। अगर आपने व्यापार करना है, बाहर जाकर बेचना है कुछ, तो आपकी आर्थिक स्थिति में मदद होगी। दूसरा,
जो वहां पर कम उम्र के लोग थे जो नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको लोन देना शुरू कर दिया, जिसका इंटरेस्ट, जैसे आप पैसे लेते हो कहीं बैंक से जाके तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार ने कहा ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये शहरों तक आते हैं काम ढूंढने के लिए, तो क्यों ना इनको कम रेट पे लोन दे दिया जाए, कर्जा दे दिया जाए, ताकि ये वहीं पे बिजनेस शुरू करें। और भी कोशिशें की गई कि लोगों को वहां पर साफ पानी पीने को मिले, लोगों को वहां पर बिजली मिले गांव में। तो गवर्नमेंट ने ये बोला देखो, अगर अकेला इंसान लोन लेने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अकेला इंसान खेती बाड़ी कर रहा है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग कोऑपरेट कर कर, मिलजुल कर, कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं उसे, वो करो, कोऑपरेटिव बैंक खोलो, ताकि जब किसी को भी पैसे की जरूरत हो वो पूरी की जा सके। मतलब कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने कोशिशें अभी भी जारी हैं, की जा रही हैं, ताकि जो हमारी सोसाइटी है, ताकि जो पिंड हैं, जो गांव हैं, उनकी तरक्की हो सके। अब अगले पार्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूं कि जो प्रशासन है गांव का वो किस तरीके से चलाया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि जो विलेज है वो भारत के प्रशासन का सबसे छोटा हिस्सा है, विलेज। तो विलेज को कैसे गवर्न, कैसे रूल किया जाता है, उसके लिए होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नाम दिया रूरल एरियाज के लिए, विलेजेस के लिए हमारे पास होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट हर जगह पर जरूरी होती है, बेशक वो गांव हो, बेशक वो शहर हो, क्योंकि वो लोकल लोगों की जरूरतों को समझते हैं, उनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए। जैसे अब आपके घर का जो राशन है वो लोकल मम्मी लेकर आएगी। अब ये तो नहीं बता सकते कोई गवांडी आके बता रहा है कि अरे यार ये नहीं, आज ये ले आओ। जो घर की जरूरतें हैं वो घर के नागरिक को पता होगा। तो इसीलिए हमने जो बहुत पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू किया था वो हम अभी तक चलाते आ रहे हैं। जो महात्मा गांधी है, जिनकी फोटो आप नोट पे देखते हो, उनको बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन। वो चाहते थे कि ये जो पंचायती राज है, जो बिल्कुल बेस है, जड़ है, उसको और मजबूत किया जाए। अगर उसको मजबूत किया गया तो उससे अच्छे लोग आगे जाकर देश को रूल कर सकते हैं, चला सकते हैं। हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी यही बोला था कि ये जो पंचायत है, जो विलेजेस को चलाने के लिए सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में तरक्की लाने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूं कि हमारा जो देश, जो एक लोकतंत्र देश है, जिसमें लोग देश को चलाने वालों को चुनते हैं, बेशक वो गांव हो, विलेज हो, रूरल एरिया हो या वो सिटी हो, हम अपना एमएलए, अपने लिए जो एमपी है वो चुनते हैं, उसके लिए इलेक्शन होते हैं। और अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे भी वो चुनाव किए जाते हैं, ताकि लोगों के चुने हुए लोग ही आगे जाकर विलेज चला सके, जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जो लोकल उसी एरिया के जो प्रशासन को चला सके, उस एरिया के जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। अब बात करते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो उस एरिया के लोगों की जरूरतें, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। जैसे स्कूल को चलाने के लिए हमारे को जरूरत होती है हेडमास्टर की, टीचर की, बच्चों की, इन सबके सहयोग से ही चलता है। ये तो नहीं कि कोई और नौसिखिया के बोलता है ये नहीं, ये कर लो। तो अगर क्लास टीचर ही नहीं है स्कूल में, जो एक बड़ा बिल्डिंग है,
क्लास टीचर ही नहीं है सबसे बेसिक लेवल पे, या क्लास में मॉनिटर ही नहीं है, तो आप स्कूल में तो हल्ला ही सोच सकते हो यही होगा। एक अकेला प्रिंसिपल पूरे स्कूल को तो नहीं शांत करवा सकता। छोटे लेवल पे लोगों की जरूरतें समझने के लिए हमें मॉनिटर, क्लास टीचर, ब्लॉक इंचार्ज ऐसे करके फिर हेडमिस्ट्रेस तक पहुंचेंगे ना, या हेडमास्टर तक पहुंचेंगे। तो जो टीचर है वो भी बहुत सारी ड्यूटीज बच्चों को दे देती हैं कि बेटा कॉपीज कलेक्ट कर लो, बेटा ऐसे रोल नंबर की एक लिस्ट बना दो। तो वैसे ही वहां के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या जरूरतें हैं उस एरिया के लोगों की। अब हम समझते हैं कि इस ढांचे में जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसका नाम है पंचायती राज, उसके 3 लेवल क्या है? 1, 2, 3। सबसे पहला लेवल जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये विलेज लेवल पे होता है, गांव पे, पिंड में ग्राम पंचायत। उसके ऊपर हमारे पास आता है पंचायत समिति, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। कुछ गांव को इकट्ठे करके ब्लॉक बनता है। और उसके भी ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास आ जाता है जिला पंचायत, या हम बोलते हैं जिला परिषद। दोबारा बता रही हूं, ऊपर डिस्ट्रिक्ट, नीचे गांव, दोनों के बीच में ब्लॉक समिति, या उसको बोलते हैं पंचायत समिति। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद। अब हम एक एक करके समझते हैं कि इनके अंदर कौन लोग होते हैं, कौन चुनाव करते हैं, और ये जो 3 लेवल है, ढांचा है सरकार का, ये कौन चलाता है, क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी सबसे छोटे लेवल, जिसका आपने बहुत बारी नाम सुना होगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को हम बोलते हैं विलेज या गांव की पंचायत। सबसे पहली शर्त, ग्राम पंचायत उस गांव में बनती है जहां की संख्या 200 या 200 से ज्यादा होती है, मतलब इतने लोग रहते हैं। तो एक कमेटी बनाई जाती है उन लोगों की सबसे पहले जो 18 और 18 से ऊपर होते हैं। वो वोट कर सकते हैं। 18 और 18 से ऊपर की एक लिस्ट, वोटर लिस्ट बनाई जाती है, जो लोग वोट कर सकते हैं कि चुनाव करेंगे हम लोग, ये लोग पंचायत में आएंगे। तो वो जो 18 और 18 से ऊपर होते हैं उनको हम गांव की कमेटी बना देते हैं, विलेज कमेटी नाम दे देते हैं कि ये लोग हैं जो चुनाव करेंगे कि कौन लोग उनको चलाएंगे, रूल करेंगे। तो उनके नाम जो 18 और 18 से ऊपर है एक वोटर लिस्ट में लिखे जाते हैं। जैसे अगर आप 18 से ऊपर हो, आपका वोटर कार्ड बना होगा। तो ये जो सारे मेंबर हैं 18 या 18 से ऊपर की एज के, उन सबको हम एक नाम दे देते हैं ग्राम सभा। ये 18 और 18 से ऊपर है, इनको नाम दे दिया ग्राम सभा। ये सब चुनाव करेंगे। अब ये जो सारे मेंबर्स है ग्राम सभा के, ये वोट करेंगे पंचायत के लिए, मतलब ये चुनाव करेंगे पंचायत का। तो ये जो ग्राम सभा है ये चुनाव करेंगे, चुनेंगे ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा 18 और 18 से ऊपर लोगों की एक कमेटी है जो चुनते हैं ग्राम पंचायत को, विलेज पंचायत को, जिसमें 2 लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। एक उनका हेड होता है जिसे हम सरपंच बोलते हैं, आपने सुना होगा, और कुछ पंच होते हैं। अब ये पंच का नंबर कितना है, ये एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। कई गांव में 5 होते हैं, कुछ में 6, ऐसे करते करते 13 तक पहुंच सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि एक गांव में कितनी संख्या है लोगों की। मैं दोबारा बता रही हूं, ग्राम सभा होती है 18 और 18 से बड़े लोगों की एक लिस्ट है, एक कमेटी। वो चुनाव करते हैं ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं 5 से 13 तक। अब एक बात बतानी थी,
कई बार महिलाओं को ऐसे समझा जाता है कि ये लोग तो इलेक्ट हो ही नहीं सकते, ये लोग तो अच्छे डिसीजंस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे संविधान में एक बदलाव लाया गया 1992 में, और ये लिखित तौर पे बता दिया गया कि जब आप पंचायत के चुनाव कर रहे हैं तो 1/3 जो सीट है वो औरतों को, वो महिलाओं को दी जाएगी, 1/3। ऐसे ही कुछ जो बैकवर्ड क्लासेस है, पिछड़े हुए जो लोग हैं या शेड्यूल कास्ट है, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी संख्या कितनी है उस गांव में, उस हिसाब से भी उनके लिए सीट्स जो है वो निश्चित की जाती हैं, पक्की रखी जाती है महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए। इतना बात क्लियर। अब जो सरपंच होता है पंचायत का, वो डायरेक्टली वोटर ही चुनते हैं, वो जो ग्राम सभा होती है वो सरपंच को चुनते हैं। अब वो क्या करते हैं, हेड होते हैं पंचायत के, मीटिंग्स को बैठ के देखते हैं, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर इसमें एक खतरा है, हो सकता है वो काम ना करे, हो सकता है ना। तो इसीलिए सरकार अपना एक नागरिक, अपना एक काम करने वाला इंसान को नियुक्त करती हैं ग्राम पंचायत में। जो ग्राम पंचायत की मदद करता है उसको हम बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। ये सारे खाते मेंटेन करता है पंचायत सेक्रेटरी, जो सरकार का एक मुलाजिम होता है। सरकार अपना एक मुलाजिम नियुक्त करती है कि भाई तुम जाकर पंचायत का काम देखो, तो वो मुलाजिम को जो पोस्ट दी जाती है उसको हम बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। ये भाई साहब सारे अकाउंट रखते हैं, खाते रखते हैं कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां खर्चा जा रहा है, क्या वो गांव के लोगों की भलाई के लिए खर्चा जा रहा है या नहीं। और वो इंसान जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो एक रिपोर्ट भी तैयार करता है पंचायत के काम की। जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनता है और वो देता है वो रिपोर्ट ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, मतलब अपने से ऊपर वाले। अब ये पंचायत क्या क्या काम करती है? सबसे पहले वो ये देखती है कि मेरे एरिया में, मेरे गांव में पब्लिक वर्क क्या क्या करने वाले, मतलब लोगों के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई, साफ सफाई, जो सड़कें हैं वो ठीक हो, लोगों को पीने को साफ पानी मिल रहा हो, जो लोगों का जन्म हो रहा है उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जिनकी मृत्यु हो रही है उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, स्ट्रीट लाइट जो आप बॉल मार के तोड़ देते हो, हेल्थ केयर, सेहत सुविधा भी दी जाती है, और साथ के साथ जो क्रिमेशन ग्राउंड है जहां पर अंतिम सेरेमनी की जाती है वो उनको भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं गांव के लोगों की। दूसरे नंबर पे जो प्रशासन का काम किया जाता है पंचायत के द्वारा वो ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई कोई रूल्स तो नहीं तोड़ रहा, जो सरकार के मुलाजिम वहां पर आकर काम कर रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे, घोटाला तो नहीं हो रहा कोई। और साथ के साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मान लो कहीं हैंड पंप है जो किसी का खुद का नहीं है, सरकार का है, या कोई बिल्डिंग है, वो तबाह तो नहीं कर रहा कोई उसको जाकर, मतलब ऐसे खुरच खुरच के कोई कुछ लिख तो नहीं रहा उसके ऊपर। और एक और चीज है जो पंचायत करती है कि प्रॉपर्टी को लेके छोटे मोटे झगड़े हो गए, चोरी चकारी हो गई, वो सब मैटर्स भी जो पंचायत है वो सेटल कर देते हैं कि अरे ये तो हम निपटा ही देते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इनके पास ये सब डील करने के लिए पैसा कहां से आता है? तो टैक्स जो आपके पेरेंट्स भी देते हैं, मम्मी पापा, तो टैक्स के तरीके से इनके पास पैसा आता है, इनकम आती है। अब कौन कौन सा टैक्स होता है? हाउस टैक्स, घर पे टैक्स लगता है, दुकान पे टैक्स लगता है, और कई बार आपने मेले देखे होंगे अपनी गांव में, उस पे भी टैक्स लगता है। ये सारा पैसा पंचायत को जाता है। अब ये जो पंचायत की प्रॉपर्टी है
उसके ऊपर भी टैक्स आता है। तो कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जो पंचायत है उसको पैसा दे देती है लोन के तौर पे या ऐसे ही ग्रांट की, ठीक है इतना पैसा यहां पर लगा दिया जाए जिससे लोगों के हित में काम। तो अब आपको समझ में आ गया पैसा कहाँ आता है। अब हमने ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। तो पंचायत समिति वो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में लिंक है। जो पंचायत समिति है, जो प्रॉब्लम्स विलेज के लोग, गांव के लोग नहीं सुलझा पाते वो समेटती है। तो आप ये कह सकते हो 100 गांव मिलके एक ब्लॉक समिति बनाते हैं, छोटे छोटे 100 गांव मिलके एक ब्लॉक समिति होती है उनके ऊपर। अब ये जो ब्लॉक समिति है या पंचायत समिति है, इसका हर स्टेट में अलग नाम है, कहीं पे कुछ होगा। हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो वहां पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति बोला जाता है। अब जो सारे के सारे पंच थे, याद है विलेज में कुछ पंच थे और एक सरपंच था, वो सारे इकट्ठे होकर ब्लॉक समिति के मेंबरों को चुनते हैं, ग्राम सभा के नहीं। जो पंच के और सरपंच की कमेटी है वो विलेजेस के लोग सारे इकट्ठे होकर, जो लीडर थे जो चुने हुए थे, वो ब्लॉक समिति के मेंबरों को चुनते हैं। तो इन मेंबर्स के अलावा यहां पर विधान सभा का एक मेंबर, विधान परिषद जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं उनकी एक एक मेंबर, और वैसे ही सेंटर टॉप पे लोकसभा और राज्यसभा का भी मेंबर होता है, मतलब वहां से भी आते हैं, सेंटर से भी स्टेट से भी। और ये बोला जाता है कि इसमें ब्लॉक समिति में भी 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की हुई हैं विमेन के लिए। तो इनका जो टर्म होता है, मतलब जितनी देर ये काम करते हैं वो होता है 5 साल। तो जब मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने में से एक चेयरपर्सन जो टॉप पे आता है और वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं। और इनकी जो ब्लॉक समिति की मीटिंग होती है वो महीने में एक बार हो जाती है। 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड होती हैं, पक्की की होती हैं विमेन, औरतों के लिए। दोबारा बता रही हूं, जो पंच और सरपंच होते हैं सारे गांव के, वो मिलके ब्लॉक समिति के मेंबरों को चुनते हैं। और ब्लॉक समिति में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं विधानसभा, विधान परिषद के लोग, लोकसभा और राज्यसभा के लोग उस एरिया में से। मीटिंग महीने में एक बार। अब आप सोच रहे होगे ये क्या काम करते हैं। तो जो ब्लॉक समिति है वो उन विलेजेस की देखभाल करती है, वो देखती है कि यहां पर काम ठीक चल रहा है या नहीं, क्या यहां पर किसानों को सही बीज मिल रहे हैं, खाद मिल रही है। यहां तक कि ये पंचायत की मदद करते हैं कि उन्हीं के एरिया में, गांव में छोटे स्केल पे फैक्ट्रीज लगा दी जाए ताकि लोगों को रोजगार का एक साधन मिले। ये कोशिश करते हैं कि ब्रिज बनाए जाएं, ये कोशिश करते हैं कि रोड्स बनाई जाएं जो गांव से मेन एरिया तक लेकर जाएं लोगों को। ये भी देखते हैं कि लोगों को क्या वहां पर हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, सेहत की सुविधाएं। और ये डेवलपमेंट कितनी कोई पंचायत कर रही है उस पर भी नजर रखते हैं कि ये सच में काम कर रहे हैं नीचे या नहीं, जैसे आपके टीचर, मॉनिटर और क्लास पे नजर रखते हैं। तो ये पंचायत की इंफॉर्मेशन देते हैं जिला परिषद को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो जो काम ग्राम पंचायत या हम कह सकते हैं विलेज की पंचायत नहीं कर सकती, वो सब ब्लॉक समिति के हाथ में होता है। ब्लॉक समिति अब पैसे कहां से लेती है? टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, घर के ऊपर जो टैक्स होता है, पानी के ऊपर टैक्स लगता है, या फिर आप ये कह सकते हो सरकार कोई लोन दे दे, कुछ पैसा ऐसे ही दे दे, ये लो रख लो। आज की डेट में पंजाब में 146 ब्लॉक समितिज हैं। आप खुद अंदाजा लगा लो, 146।
तो अब हम ब्लॉक समिति पढ़ चुके हैं जो सेकेंड लेवल पे था। अब हम जा रहे हैं थर्ड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं जिला परिषद। ये हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है पंचायती राज सिस्टम पे। तो जितने ब्लॉक बीच वाले या पंचायत समिति है और जो पंचायत है डिस्ट्रिक्ट की, वो सब इसके कंट्रोल में आते हैं। ब्लॉक और जो पंचायत है उस डिस्ट्रिक्ट की, वो सब जिला परिषद देखता है। इसे हम जिला पंचायत भी बोलते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट और जो नीचे की लोकल गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में एक लिंक है। स्टेट गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट का एक हिस्सा था, और नीचे की जो सरकार है लोकल, उनके बीच में एक लिंक है। अब आपकी बुक में लिखा है कि पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में आज की डेट में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उतने ही जिला परिषद है। तो ये चीज अब आप ध्यान रखना। तो जो चेयरमैन होते हैं हमारे ब्लॉक समिति के सेकेंड लेवल के, वो इसके मेंबर होते हैं। ऑल द चेयरमैन, ब्लॉक समिति के जितने भी चेयरमैन होते हैं, वो सारे जिला परिषद के मेंबर होते हैं। और मेंबर होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। वही लोग जो हमारे ब्लॉक लेवल पे थे, वैसे ही सेट इसमें भी आता है। और इसके अलावा यहाँ पर विमेन को, औरतों को, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को भी, शेड्यूल ट्राइब्स एक सेक्शन होता है, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाती है। तो जो मेंबर हैं जिला परिषद के, वो चेयरमैन अपना और वाइस चेयरमैन चुन लेते हैं। और जो लोकल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे हमने पढ़ा, वो 5 साल तक रूल करते हैं। ये लोग भी 5 साल तक चलाते हैं काम। हालांकि इससे पहले अगर ये काम नहीं कर रहे तो इनको बेदखल कर दिया जाता है कि चलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपको जो काम दिया है आप वो कर ही नहीं रहे। अब हम एक सेक्शन पढ़ लेते हैं कि जो जिला परिषद है ये काम क्या करते हैं। ये सबसे पहले जो पंचायत है, पंचायत समिति है, उनको एडवाइस देनी, अपने नीचे जो हैं उनकी मदद करनी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेकर आना, वो गांव के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए प्लान बनाना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बन रहा है, एडवाइस करना स्टेट गवर्नमेंट को अपने से ऊपर की ये जरूरतें हैं डिस्ट्रिक्ट की, और इनको पूरा किया जाए ताकि तरक्की हो सके। और कई बार पंचायत और पंचायत समिति के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो ये उनको भी सुलझा देते हैं। ऊपर तो बोलते ही बोलते हैं, आपस में भी सुलझा देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इनके पास पैसा कहां से आता है। तो जो जिला परिषद है टॉप वाली, उसको ना केवल स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंटर की गवर्नमेंट भी पैसा देती है। लैंड से, जमीन से भी पैसा आता है, प्रॉपर्टी से भी पैसा आता है, टैक्सेस से भी इनको हिस्सा मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, ताकि लोकल लोगों की जो जरूरतें हैं उनको समझा जा सके और पूरा किया जा सके, क्योंकि वो खुद में ही एक्टिव हो पाएंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर ये प्रशासन अच्छी चली तो हमारे पास यहीं से बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस मिलेंगे, हमें मैच्योर पॉलिटिशियंस जो देश चला सकते हैं। तो जो ये वाला लेवल है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, हम कह सकते हैं ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर रूरल लोगों की, सिटीजन्स की। तो जितने भी लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको काफी पैसे की जरूरत होती है लोगों की भलाई के लिए, काम करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए और ड्यूटियां निभाने के लिए। कई बार बल्ब ही स्ट्रीट लाइट का खराब हो जाता है, पैसे कहां से आए? तो ये अलग अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये जो टैक्स हम देते हैं ये हमारे बेहतरी के लिए ही दिया जाता है सरकार को। हमें ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है सरकार। बसें चला दी, जो सरकारी ट्रेन्स हैं वो चला दी,
तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये हम ड्यूटी पूरी करें कि अगर हमारे ऊपर कोई भी टैक्स लगा रहा है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, तो हम वो टैक्स जरूर भरें, क्योंकि उससे लोक भलाई होती है, हमारी भलाई होती है। तो ये आज की जरूरत है कि टैक्स से भागो मत, टैक्स पूरा भरो। अब एक लास्ट चीज जो आप लोगों को बतानी है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्शन में खड़े होने के लिए, मतलब पंचायत लेवल पे, आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 नहीं, वोट आप 18 पे कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट होने के लिए आपको 21 साल की उम्र चाहिए, 21 ईयर्स। और जो वोटर्स होते हैं, मतलब जो चुनते हैं विलेज पंचायत को या विलेज पंचायत के लोगों को, तो उस विलेज पंचायत में कितने लोग हो सकते हैं? 5 से 13 तक। पंचायत समिति में कितने मेंबर हो सकते हैं? 15 से 25 तक। और फाइनली जिला परिषद में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 10 से 25। मैं दोबारा बता रही हूं, सबसे नीचे 5 से 13, उससे ऊपर 15 से 25 और टॉप पे 10 से 25। विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये थी आज की क्लास। अब आप लोगों से मैंने 2 सवाल पूछने हैं। आज की डेट में भारत की कितनी जो संख्या है वो विलेजेस में रहती है, गांव में रहती है? दूसरी चीज, हमारे को कितने मेंबर्स जो हैं वो चुनने अलाउड हैं विलेज पंचायत में? पंचायत में कितने मेंबर्स चुने जा सकते हैं? और आखिरी सवाल, मिनिमम एज क्या है अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, मतलब चुनाव में खड़े होना है? चुनाव करने की 18 साल है वोट देने की, लेकिन अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो कितने साल की उम्र होनी चाहिए? ये 3 सवालों के जवाब मुझे जरूर देना अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। तो ये थी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।